हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी बुक का थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करूंगी। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में मैं पॉलिटिक्स डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के थ्रू हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। तो जो टू क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए, वो पावर है और अथॉरिटी है। Power is the ability of individuals or groups to carry out their will even when opposed by others. पावर के बारे में वेबर ने कहा है कि ये एक ज़ीरो सम थ्योरी है, यानी कि अगर किसी के पास +1 पावर है तो किसी दूसरे के पास -1 पावर होगा। तो इस तरीके से पावर को कभी भी आइसोलेशन में होल्ड नहीं किया जाता है, यानी कि कोई एक ही इंसान सिर्फ अकेले में अपने में पावर होल्ड नहीं कर सकता है। पावर हमेशा इन रिलेशन टू अदर्स होता है। जैसे कि अभी एक स्कूल है तो स्कूल में प्रिंसिपल के पास पावर इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स के पास नहीं है। तो जो लोग भी पावर होल्ड करते हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स करते हैं, यानी कि सोसाइटी में जो पावर है वो फिक्स्ड अमाउंट में है। पावर फैमिली के एल्डर्स एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ देते हैं चिल्ड्रन को, और प्रिंसिपल इन्फोर्स करते हैं डिसिप्लिन रखने के लिए स्कूल में। उसके बाद फिर मैनेजर भी एक फैक्ट्री में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो पावर के थ्रू करता है। अभी इस पावर से हम अपनी ऑब्जेक्टिव्स को या फिर एम्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, क्यों कुछ लोग दूसरों की कमांड को एक्सेप्ट करते हैं, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर अथॉरिटी से मिलता है। पावर को जब हम अथॉरिटी के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं तो उसको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है, यानी कि एक्सेप्टेंस मिल जाता है, उसको राइट एंड जस्ट माना जाता है। तो अथॉरिटी है दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज़ एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट, दैट इज़ राइट एंड जस्ट। तो लोग इन जनरल, जो लोग अथॉरिटी में है, यानी कि जो लेजिटिमेट है, जो अपनी टैलेंट के थ्रू उस पोजीशन पे पहुँचे हैं, उन लोगों की पावर को इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका जो कंट्रोल है हमारे ऊपर वो फेयर है और जस्टिफाइड है। नेक्स्ट है स्टेटलेस सोसाइटी, जिसमें कि कुछ एक फॉर्मल सा अपैरेटस टाइप का नहीं होता था पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एम्पेरिकल स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी जब ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो स्टेटलेस सोसाइटीज़ होती थी, उसमें सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने, उन लोगों ने ये दिखाया है कि किस तरीके से ऐसी सोसाइटी में भी ऑर्डर मेंटेन्ड है जहाँ पे कि मॉडर्न गवर्नमेंट के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो सब अवेलेबल नहीं है। स्टेटलेस सोसाइटी में बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि पहले जब राजा के ज़माने में रूल हुआ करता था तो किस तरीके से होता था। तो उस वक्त एक क्रॉस कटिंग अलायंसेस बनते थे और किनशिप यानी रिश्तेदारी के हिसाब से, या फिर लोग मैरिज अलायंस में एंटर करते थे, दूसरे प्रदेश के राजा की बेटी के साथ मैरिज अलायंस में एंटर कर जाते थे, सो दैट कि उनका राज भी उनको डॉरी में मिल सके। एंड देन रेजिडेंस के हिसाब से राइट्स और सेरेमनीज़ परफॉर्म करते थे अपने फ्रेंड्स एंड फोर्स के साथ, और इस तरीके से एक स्टेटलेस सोसाइटीज़ बनाते थे। तो यहाँ पे अभी बोला जा रहा है कि मॉडर्न स्टेट में एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है और फॉर्मल प्रोसीजर्स है, उसके बाद भी बहुत सारे इनफॉर्मल मैकेनिज़म्स जो कि स्टेटलेस सोसाइटीज़ के फीचर हुआ करते थे वो सब स्टेट सोसाइटीज़ में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो इनफॉर्मल मैकेनिज़्म की बात हो रही है जो कि स्टेटलेस सोसाइटीज़ का फीचर हुआ करता था, वो शायद एक फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट आता है स्टेट का कॉन्सेप्ट, यानी कि जब एक गवर्नमेंट बॉडी होती है एक गिवन टेरिटरी को रूल करने के लिए, तो स्टेट एग्जिस्ट्स वेयर अ पॉलिटिकल अपैरेटस ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि पार्लियामेंट होती है या फिर कांग्रेस एक पार्टी की तरह होती है, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सिविल सर्विस ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट में एक तो टेम्प्रेरी ऑफिशियल्स होते हैं और एक परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो परमानेंट ऑफिशियल्स ये सिविल सर्विस ऑफिशियल्स हो जाते हैं, और पार्लियामेंटेरियंस जो कि 5 ईयर्स में सेलेक्ट होकर के आते हैं, ये लोग टेम्प्रेरी पोजीशंस हैं। तो इस तरीके से ये लोग एक गिवन टेरिटरी को रूल करते हैं, इसको स्टेट बोला जाता है। देन अभी जैसे हम लोगों ने हर एक टर्म को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से या फिर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखा था, तो उसी तरीके से स्टेट का भी फंक्शनल पर्सपेक्टिव दिया गया है। यहाँ पे स्टेट को फंक्शनलिस्ट वाले ये मानते हैं कि ये स्टेट जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट बनती है, वो सोसाइटी के हर एक सेक्शन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले ये बोलते हैं कि ये जो स्टेट बनती है ये सिर्फ डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। अभी मॉडर्न स्टेट्स को सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप और नेशनलिज्म के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। सॉवरेनिटी होता है एक अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ अ स्टेट ओवर अ गिवन टेरिटोरियल एरिया, यानी कि जो हमारा स्टेट है उसको हम अपने से रूल करेंगे, हम उसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
पहले की जो सॉवरीन स्टेट थी उनमें सिटीजन्स को राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं था। इनको अचीव किया गया था थ्रू स्ट्रगल्स, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मोनार्क्स के पावर को लिमिट कर दिया गया था और अल्टीमेटली उनको ओवरथ्रू कर दिया गया था, ताकि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो मिल सके सिटीजन्स को। नेक्स्ट है सिटीज़नशिप। अगर हम किसी स्टेट के सिटीज़न होते हैं तो उसमें हमें कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स। तो जो सिविल राइट्स है वो हमारा फ्रीडम है टू लिव वेयर वी चूज़ टू लिव, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है, एंड अपना प्रॉपर्टी ओन करने का राइट मिलता है, और इक्वल जस्टिस बिफोर द लॉ होना चाहिए। तो ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इक्वालिटी एंड जो कुछ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड रिलीजन, ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला है। और फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं जिनके लिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था, जिसमें कि आता है द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड टू स्टैंड फॉर द पब्लिक ऑफिस। फिर नेक्स्ट है सोशल राइट्स। सोशल राइट्स का मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और सिक्योरिटी मिलना चाहिए। इसमें आता है हमारा हेल्थ बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस और मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस मिलना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सोशल राइट्स की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी ये बोला जाता है कि सोशल राइट्स एक लाइबिलिटी है स्टेट के ऊपर, और ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ में हिंड्रेंस लाता है। इसीलिए सोशल वेलफेयर को स्टेट्स को देखना चाहिए एंड उनको एक सोशल राइट्स हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना चाहिए। नेशनलिज्म सेट ऑफ सिम्बल्स एंड बिलीव्स है जो कि हमें एक सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी देता है। फिर अगर हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं तो ये हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड और बिलोंगिंग लाता है। नेशनलिज्म का अपीयरेंस हुआ है विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट, क्योंकि अभी की स्टेट ऐसी है कि बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन है ग्लोबल मार्केट्स का, तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हर कोई अपनी कंट्री की प्रोडक्ट को ज़्यादा आगे लेके जाना चाहता है, हर कोई अपनी देश को, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहता है। एट लास्ट यहाँ पे दिया गया है कि सोशियोलॉजी सिर्फ एक फॉर्मल अपैरेटस ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी नहीं करना चाहती है, ये और भी पावर्स जो कि बिटवीन पार्टीज़ एग्जिस्ट करती है, बिटवीन क्लासेस एग्जिस्ट करती है, बिटवीन कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती है, रेस, लैंग्वेज, इन सब के बीच में जो पावर एग्जिस्ट करती है उसको भी देखना चाहती है। एंड इनका फोकस सिर्फ पॉलिटिकल एसोसिएशंस जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स या फिर टाउन काउंसिल्स पे नहीं है, इनका फोकस उन एसोसिएशंस पे भी है जैसे कि स्कूल्स, बैंक्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इन जो कि प्राइमरीली पॉलिटिकल नहीं है। इन इंस्टीट्यूशंस को भी सोशियोलॉजी पढ़ना चाहती है, एंड इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इंटरनेशनल मूवमेंट्स तक नहीं है, बल्कि जो विलेज फैक्शंस में किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं उन पर भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलीजन और एजुकेशन को कवर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।